Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Tutorpedia। ये है आपके लिए पार्ट सेकेंड UGC नेट 2021 के कॉमर्स के पेपर का सॉल्यूशन है ये, और ये पार्ट सेकेंड है। हम शुरू के 10 क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट विद दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन था हमारे पास इन कॉफ डगलस फंक्शन प्रोडक्शन फंक्शन, ये जो आपके पास फंक्शन है Q इक्वल्स टू ए के ए एल बी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल अकर्स व्हेन। अब इसमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कब अकर होता है? जब a प्लस बी की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ग्रेटर देन 1 होता है तब हमारे पास क्या होता है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है हमारे पास। ठीक है, अच्छा, अगर ये आपके पास अगर जैसे ये वाला होता तो ये डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता, और अगर यही चीज आपके पास a प्लस बी इक्वल्स टू 1 होता तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होता आपके पास। All right, next question is the extreme case of non-price competition in an oligopoly is the formation of cartels। ये हमें पता होना चाहिए इसका। तो formation of cartel, इस चीज का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? ओलिगोपॉली एक ऐसा मार्केट प्लेस होता है जो कि डोमिनेटेड बाय फ्यू कंपनीज होता है। ठीक है, और कार्टल्स क्यों बनाए जाते हैं? कार्टल्स इज अ कलेक्शन ऑफ कंपनीज दैट हैव बीन मेड अ फॉर्मल एग्रीमेंट। जो कार्टल्स क्या होते हैं? फॉर्मल एग्रीमेंट बना लिए जाते हैं कि हम सब मिलके मोनोपोली आउटपुट करेंगे और मोनोपोली प्राइजेस पे उसको बेचेंगे। उसको हम लोग फॉर्मेशन ऑफ कार्टल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा ए। 13th क्वेश्चन है हमारे पास, पैकिंग ऑर्डर थ्योरी इन फाइनेंस इज बेस्ड ऑन द असर्शन, मतलब इसका एजम्पशन है। इसका आंसर है एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन बिटवीन मैनेजर्स एंड इन्वेस्टर्स। तो ये इसका आंसर है। हमारे पास होता क्या है? ये पैकिंग ऑर्डर थ्योरी ऐसे बोलती है कि किसी भी बिजनेस को सबसे पहले फाइनेंस के लिए, कॉरपोरेशन को सबसे पहले फाइनेंस के लिए खुद के रिटेन्ड अर्निंग्स की मदद करनी से लेनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर वो भी इनफ नहीं है तब उन्हें कंसीडर करना चाहिए बोरोइंग मनी के लिए। ठीक है, और लास्ट में उनको क्या करना चाहिए? लास्ट रिजॉर्ट पे रखना चाहिए इशूइंग ऑफ इक्विटी। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग पैकिंग ऑर्डर थियोरी। और जो होता है इन कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये जो थ्योरी है वो स्टेट करती है कि एसिमेट्रिक नॉलेज इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ फंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन हमें कैपिटल बजटिंग चैप्टर से है। क्वेश्चन सेज दैट कि आपको एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रखी है एक प्रोजेक्ट की, और जिसके अंदर अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दे रखा है आपको 5 साल का, और एज्यूम करना है 50% टैक्स रेट। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन पे निकालना है, हमें कैलकुलेट करना है ARR। सो पहली चीज तो ये कि ARR एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? एवरेज इनकम, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स अपॉन में एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू में 100। राइट, यही होता है। अब हमें ये सब चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी क्योंकि हमें इतने सारी दे रखी है, तो हमें बिफोर दे रखी है पहली चीज तो ये बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, जबकि ARR के लिए हमें आफ्टर चाहिए। तो हम इसका बना लेते हैं छोटा सा स्टेटमेंट। 3 4 5, ठीक है, और मैं एक एवरेज का भी साथ ही बना रही हूँ ताकि एवरेज भी मैं साथ ही करती रहूँ। ठीक है, और हमें दे रखा है अर्निंग, जो दे रखा है हमें बिफोर दे रखा है आपको बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। पहले साल का आपको दे रखा है 10,000, आपने 10,000 लिख देना है। दूसरे साल का दे रखा है 12,000, 12,000 लिख दिया हमने। तीसरे साल का दे रखा है 14,000, 14,000 लिख दिया। 16,000 और 20,000। एवरेज जब मैंने किया है इसका, एवरेज आ रहा है मेरा इसका, एक सेकेंड, 14,400 आ रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन जो होता है वो कैसे निकलता है? 40,000 पूरी इनिशियल कॉस्ट थी, इसको डिवाइड कर दो 8 सालों के नहीं सॉरी 5 सालों के अंदर। ठीक है, आंसर आ गया 80,000 जो है 8,000 जो है हमारा हर साल कटेगा। तो 8,000 आप इसके अंदर से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, कर दिया मैंने ये 8,000
8000, इनका एवरेज भी 8000 ही आएगा, राइट। ठीक है, तो अब हम मेरे पास जो आंसर आया है वो क्या आया, अब मेरे पास आंसर आया है, यहां पर आया 2000, 4000, 6000, ऑलराइट, ये है 8000, 12000। एवरेज निकाल लेती हूँ मैं, 1 मिनट। इसका एवरेज जब आप इसका करोगे, इसका आंसर आएगा 6400 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास, हम इसमें से लेस करेंगे टैक्स। टैक्स तो वैसे ही 50% है, तो वही एक तरीके से आंसर भी है आपका, ठीक है। 50% मतलब इसका 1000 माइनस करना है, इसमें 2000 माइनस करना है आपको, इसमें से 3000 माइनस करना है, इसमें से आप 4000 को लेस करेंगे, इसमें से आप 6000 को लेस करेंगे, और यहाँ पर जब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ 3200 आ रहा है, ठीक है। अब इसके हिसाब से देखो आपका आंसर भी सेट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। मैं ये लिख ही देती हूँ यहाँ पे टोटल आपके लिए, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो जो हमें चाहिए था दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, इसका आंसर हमारे पास क्या आया, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, और एवरेज आया है इसका 3200। इससे ये फायदा होता है कि एवरेज इनकम चाहिए था ना, वो हमारा निकल गया है। अब आती है एवरेज इन्वेस्टमेंट की बात। एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या है, दिक्कत ये यहाँ पे है कि हर साल आपका 8000 रुपए का आपका लॉस चल रहा है, तो आप क्या करोगे, आपको बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट की स्टेटमेंट भी बनानी पड़ेगी, ठीक है। बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट की स्टेटमेंट भी बनानी पड़ेगी आपको। वो क्या कहती है, आपको हर 5 साल के अंदर आपको, देखो, एक तो होगी आपके पास बिगनिंग की अमाउंट, ठीक है। बिगनिंग की अमाउंट जैसे कि पहले साल में आपके पास थी 40,000, ठीक है। उसके बाद एंडिंग में क्या रहेगी, 8000 रुपए तो वैसे ही चले गए उसके, तो आप क्या करोगे, उस 8000 को माइनस कर दोगे, माइनस करोगे तो यहाँ कितनी रह जाएगी इसकी, 32,000। अगले साल बिगनिंग में 32,000 रही होगी, उसमें से 8000 माइनस करोगे तो 24,000, ठीक है। उसके बाद 24,000 अगले साल की बिगनिंग रही होगी, उसमें से 8000 माइनस करोगे 16,000, जब तक कि जीरो नहीं हो जाता ना तब तक की बात कर रही हूँ मैं। 16,000 अगले साल की करोगे, 8,000 फिर माइनस करोगे उसमें से, तो बचेगा 8,000। 8,000 में से 8,000 माइनस करोगे तो अगले साल तक इसकी इन्वेस्टमेंट विल बी जीरो। अब ये जो आया है आपके पास, इसका आपको एवरेज निकालना है, मतलब बिगनिंग प्लस एंडिंग डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसका कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी करा हुआ है, अगर आप जैसे ही करोगे, देखो सबका इंडिविजुअली निकालना, ऐड कर देना, आंसर विल बी 20,000, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं इसके अंदर वैल्यूज डाल रही हूँ, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट इनकम तो आई है 3200 मेरे पास, एवरेज इन्वेस्टमेंट मेरी आई है 20,000 इंटू 100 करेंगे, व्हेन वी विल सॉल्व इट आंसर विल बी 16%। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन में है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ dividend, the firm should follow its investment policy of accepting all positive NPV and paying out dividend if and only if funds are available। इसमें से कौन सी थ्योरी ये चीज बोलती है, तो आंसर इज रेसिडुअल थ्योरी, ठीक है। रेसिडुअल थ्योरी ऑफ डिविडेंड क्या बोलती है कि डिविडेंड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड व्हेन एक्सपेंडिचर फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड वर्किंग कैपिटल हैज बीन डन, उसके बाद ही करना चाहिए, ठीक है। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग कि इन सिक्योरिटाइजेशन व्हेन नो एसेट्स आर एक्वायर्ड, कोई भी एसेट को एक्वायर नहीं किया गया, एंड द कोलैटरल इज फिक्स्ड फॉर द लाइफ ऑफ द एसेट, द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेल्फ लिक्विडेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसको सेल्फ लिक्विडेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। सबसे पहली क्वेश्चन तो ये, सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ पूलिंग and repackaging of homogeneous illiquid मतलब जो लिक्विड नहीं हो सकती हैं, सब एक जैसी, फाइनेंशियल एसेट इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक है, जो दैट कैन बी सोल्ड टू इन्वेस्टर्स। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा हमें।
ऑल राइट, आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर अ वेरी लार्ज सैंपल साइज द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें पता होना चाहिए ये फॉर्मूला। ये है ऐसे, ठीक है। अगर हमें सैंपल नहीं गिवन है तो हम लोग नंबर ही चला लेते हैं। ये जब आप सॉल्व करोगे ये ही निकालना है आपको, इसको ऐसे कर देंगे हम लोग, स्टैंडर्ड एरर मीन ऐसे रख देंगे। 40 अपॉन में 8 काटेंगे तो 5 आ गया। n की वैल्यू चाहिए, n करेंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, 25 आंसर आ जाएगा, तो आंसर इज 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 18th क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आराम से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है फॉर अ गिवन सेट ऑफ पेयर्ड डेटा, आपको एक दो पेयर्ड डेटा दे रखा है, सपोज करो एक तो है एक्स सीरीज का, एक है वाई सीरीज का। द कोरिलेशन एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट हैव बीन कैलकुलेटेड एज बीइंग इक्वल टू, जब आपने कोरिलेशन होता है कि दोनों के दोनों डेटा किस तरीके से मूव कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कोरिलेशन। मतलब उनका रिलेशन क्या है, एक बढ़ रहा है घट रहा है, बस इतनी सी बात। लेकिन रिग्रेशन क्या होता है, डिग्री बाय विच वो जो चेंज हो रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से, उसको हम लोग रिग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला हुआ है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हैव बीन कैलकुलेटेड इक्वल टू आर। देखो कोरिलेशन तो आर होता है, रिग्रेशन के कोएफिशिएंट्स क्या हो गए, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, जो कि बताता है कि किस तरीके से x के अंदर चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, नाउ ईच ऑफ द वैल्यूज ऑफ द x सीरीज इज डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पे दो सीरीज थी, उसमें से अगर एक सीरीज को आप डिवाइडेड बाय 5 करोगे, व्हाट इफेक्ट डज इट हैव ऑन ईच ऑफ दीज कोएफिशिएंट्स। देखो, अगर आप किसी भी चीज को डिवाइड करते हो, है ना, पहली चीज तो ये कि कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्यों, बिकॉज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवा रही हूँ। बिकॉज क्यों चेंज नहीं होंगे, देखो जब आपने डिवाइड किया, बिकॉज कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स जो होते हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स जो होते हैं हमारे पास, इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल एंड ऑरिजिन बोथ। देखो, ठीक है, स्केल एंड ऑरिजिन बोथ। अब चेंज ऑफ ऑरिजिन का मतलब क्या होता है, अगर हम ऑरिजिन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऑरिजिन का मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब होता है सम वैल्यूज हैव बीन एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं उसको चेंज ऑफ ऑरिजिन बोलते हैं। ऑरिजिन, ठीक है, कि आप इसका ऑरिजिन ही चेंज कर दो। दूसरा है स्केल, स्केल का मतलब होता है जब हम उसको बढ़ा देते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कर लो। ठीक है, तो इसका आर के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, देयर विल बी नो चेंज ऑन आर। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रिग्रेशन ऑफ कोएफिशिएंट्स, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ, ठीक है, रिग्रेशन के बारे में बात कर रही हूं, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन मतलब क्या बताया था कि प्लस माइनस है तो इंडिपेंडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी प्लस माइनस कर दो, बट नॉट स्केल। ठीक है, लेकिन आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, इनकी वैल्यूज डेफिनेटली चेंज हो जाएंगी, राइट। सो द वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट विल चेंज व्हेन एक्स सीरीज इज डिवाइडेड बाय 5, है ना। तो चेंज होगी, इसका मतलब चेंज होगी क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी बी वाई एक्स अपॉन 5, दूसरी हो जाएगी बी वाई एक्स अपॉन 5 हो जाएगी। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप आई वाज एबल टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमें बोला हुआ है कौन सा करेक्ट है, तो ये इसका आंसर तो डायरेक्ट है हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इनटू में 100। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, पहली बात तो ये होता है हमारे पास रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस एंड मीन। जितना ज्यादा डिस्पर्जन होगा मीन के अंदर, है ना, जितना ज्यादा मीन में डिस्पर्जन होगा या स्टैंडर्ड डिविएशन होगा, उतना ही ज्यादा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा। ठीक है, हमेशा इनका पॉजिटिव होता है, ये हमेशा परसेंटेज के अंदर हम डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आपके पास आ जाती है कि
if the value in a series is negative, the standard deviation is also negative. ठीक है, तो कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज स्क्वायर ऑफ द नंबर्स, राइट, तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए ये रॉन्ग था. इफ अ वैल्यू ऑफ सीरीज इज मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, द वेरिएंस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 36. ठीक है, क्योंकि ये भी इनकरेक्ट है, बिकॉज द वेरिएंस इज मल्टीप्लाइड बाय द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, तो फिर ये भी गलत हो गया. स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द वेरिएंस ना. स्टैंडर्ड डेविएशन एज वेरिएंस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन. उल्टा लिखा हुआ है. वेरिएंस जो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, उल्टा लिखा हुआ था. ये भी गलत है, ये भी गलत है, सही वही है. लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. ठीक है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे पास वो क्या बोलता है भाई, हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या बोल रहा है. हमें पहली चीज तो ये गिवन है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स के हिसाब से आपके पास जो फॉर्मूला था वो क्या होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ पहले आपके लिए. ठीक है, गामा अपॉन में एन फैक्टोरियल होता है हमारे पास एक्चुअल के अंदर. ठीक है, अब हमें क्या गिवन है यहाँ पे, x की वैल्यू 0 लेनी है, उसकी वैल्यू 2p, मतलब उसी का डबल करके अगर आप करोगे तो 1 के बराबर आनी चाहिए. वैल्यूज डाल रही हूँ मैं आई होप ये क्लियर होगा. बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, नहीं क्लियर हो तो बता दें. देखो x ऊपर था ना अपने पास, x ऊपर था ना यहाँ पे, तो इसके अंदर मैंने 0 वैल्यू डाल दी और 0 नीचे भी आ जाएगा. ठीक है, n और x सेम ही है मेरे लिए. ठीक है, मैं x लिख देती हूँ यहाँ पे. डबल ऑफ करना है हमें, है ना, तो पहले तो इसको सॉल्व कर देते हैं. ये हो जाएगा ये अल्फा 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल. तो जब आप देख रहे हो यहाँ पे क्या आ रहा है अपने पास आंसर, यहाँ पर आ रहा है 2 भी करना पड़ेगा ना अपन को, 1/2 आ जाएगा यहाँ आंसर. ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाता है, तो 1/2 इक्वल्स टू √0.5. सो या दैट इज इट फॉर टुडे गाइस. आई होप ये वीडियो बहुत लंबी बन गई है. आई होप आपको मैं समझा पाई हूँ क्वेश्चंस. अगर आपको ये पसंद आता है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कॉमर्स ट्यूटोपीडिया. थैंक यू.